पेज में 40 पर आए बच्चों। कल हमने दो पॉइंट नंबर 1 2 तो देखा था ना, राइट ना? ओके, उसके बाद आप लोग पेंसिल भी लिए हो गया। मेरा पेंसिल कहाँ गया? यहाँ है। किसी को पेंसिल चाहिए? 10 रुपये लगेगा। मैं जितना बोल रहा हूँ उतना देखो। हाँ, और दूसरा समीकरण का तीसरा लाइन देखने का, Fe3 प्लस आयनों द्वारा अघुलनशील लाल भूरे रंग के सजल ऑक्साइड का निर्माण होता है। मिला कहीं पे? हाँ, ये पूरा अंडरलाइन करो। तो इसे जंग कहते हैं। मिला? तो ये जंग का तीसरा एक परिभाषा है, Fe3 प्लस। Fe मतलब आयरन, आयरन के 3 धन आयन। Fe3 प्लस मतलब आयरन के 3 धन आयन। मिला सुरजीत आपको? हाँ, Fe3 प्लस आयनों द्वारा अघुलनशील लाल भूरे रंग के। कभी देखो, कभी जो जंग लगता है उसको लोहे से मतलब गीले कपड़े से या पानी में उसको पोछो या धो, देखो तो पूरा जो जंग होगा ना वो पानी में तल में बैठ जाएगा। क्योंकि अल्टीमेट जंग क्या है? लोहा है ना, लोहे पे जंग लगता है। उसको ऐसे पानी से धोते हैं कभी, तो कपड़ा देखो पूरा चॉकलेटी रंग पूरा कपड़े पे आ जाता है। और कपड़ा पूरा पानी में धो तो जो धुलने के बाद उसका जो बुरादा है वो सब पानी के तल में बैठ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो जंग है वो पानी में घुलनशील नहीं है, यानी अघुलनशील है। ओके, क्योंकि अगर घुलनशील है तो घुल जाएगा ना, लेकिन वो तल में बैठ गया है, तो तल में बैठ गया मतलब वो घुला नहीं है। ओके, तो Fe3 के आयनों द्वारा अघुलनशील लाल भूरे रंग के सजल ऑक्साइड, सजल जलीय, सजल मतलब पानी के साथ, सजल मतलब पानी के साथ ऑक्साइड का निर्माण करना। ऑक्साइड यानी कोई धातु जब ऑक्सीजन से क्रिया कराता हो तो उसे बोलते हैं हम लोग ऑक्साइड। जब किसी धातु का ऑक्सीजन से क्रिया होता तो उसे बोलते हैं हम लोग ऑक्साइड का निर्माण होता है। ऐसे ही क्या कहते हैं हम लोग? जंग कहते हैं। तो जंग का एक और परिभाषा हो गया। ओके, कल पढ़े थे अपने एक परिभाषा। अरे ठीक सर, हम लोग कैसे और पढ़ेगा कौन सा परिभाषा लिख रहा है? एग्जाम में खाली बोला जंग किसे कहते हैं, तब तो आपके पास चॉइस से कोई भी लिखो। ओके, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया कि आयरन के 3 धन आयनों के द्वारा अघुलनशील पदार्थ बनते हैं, उसे डैश कहते हैं, तो उसे जंग कहते हैं। ओके, समझ में क्या बोल रहा हूँ? या डैश आयनों के द्वारा बनने वाले अघुलनशील सजल ऑक्साइड को डैश जंग कहते हैं। Fe3 प्लस 3 प्लस। ओके, तो याद रखना साइंस 1 साइंस 2 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से आएंगे ना, वो ब्रह्मा विष्णु को भी नहीं मालूम होता है। इसे पूरा किताब पढ़ के रखने एकदम। चलो मैं आगे, चलो नीचे उसका समीकरण दिया है 2Fe3, अब देखो AQ क्यों दिया है? उसका घोल प्लस 4H2O यानी पानी बराबर है। तो क्या बन जा रहा है? Fe2O3 और डॉट H2O। सर आपको किताब नहीं है? पॉज करो सर। तो समीकरण क्या बन जा रहा है? 2Fe3 प्लस है ना, 3 धन आयन बराबर है, और ये जली विलयन है। इसमें पानी के 4 अणु है, 4H2O मिलके क्या बन जाएंगे? Fe, कल हमने पढ़े थे Fe2O3 डॉट H2O बराबर है, ठीक है, Fe2O3H2O और प्लस 6 हाइड्रोजन। ओके, 6 हाइड्रोजन के आयन का निर्माण होता है। तो ये है जंग का अणुसूत्र है। 2Fe3 आयरन के 3 धन आयन पानी में क्रिया करके 4H2O के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? Fe2O3 डॉट H2O। ओके, और प्लस हाइड्रोजन के 6 अणु बनते हैं, और वो हाइड्रोजन के जो 6 अणु होते हैं वो जली घोल की तरह होते हैं। ओके ना, तो ये हो गया आपका जंग। अरे तो जंग का कभी अगर रासायनिक समीकरण से ही जंग को स्पष्ट करो तो जंग का परिभाषा लिखना है। अब जंग का परिभाषा चाहे ऊपर वाला लिखो या नीचे वाला चलेगा। ऊपर वाला बोले मतलब कल वाला लिखो या आज का चलेगा, लेकिन समीकरण जंग का ये यहाँ कौन सा? 2Fe3 प्लस 4H2O इज इक्वल टू Fe2O3 डॉट H2O। ये क्या था? जंग का अणुसूत्र था ना, कल था जंग का रासायनिक अणुसूत्र, प्लस हाइड्रोजन के 6 अणु हैं। ओके, एक बार इसको रीड कर दो, पॉज कीजिए सर मेरा काम है। उसके नीचे दिया हुआ है वातावरण में विभिन्न घटकों के कारण धातुओं का ऑक्सीकरण होता है, जिससे धातुएं कमज़ोर होती है।
और इसे ही क्षरण कहते हैं। आगे है परिभाषा क्षरण का। चलो मैं आगे क्षरण के अब से तो जंग था, अब क्षरण। उधर दिया वातावरण के विभिन्न घटक। विभिन्न घटक मतलब धूप, तेज हवाएं चल रहा है, ओके ना, बारिश है, अभी देखो ठंडी है तो ओस पड़ता है ना, ओस मालूम है? यास्मीन जी आप यहीं हो, यहीं रहना, ज़्यादा टेढ़ा मत बनना। तो वातावरण में विभिन्न घटकों के कारण धातुओं का ऑक्सीकरण होता है। विभिन्न ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करता है। अब कौन कौन से विभिन्न घटक है? तो धूप की वजह से अब बहुत सारे, जैसे लोहा ग्रिल है उसको क्या ढक के रखते क्या? वो लोहा, तो धूप है, हवा है, ओके, नमी है, जलवाष्प है, बारिश के टाइम में बारिश है, ओके, इन सब से लगातार उसकी क्रिया होता रहता है। और क्रिया होने की वजह से क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण होना मतलब ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन क्रिया होने की वजह से उसकी परत धीरे धीरे क्या होगा? कमज़ोर होएगा। और कमज़ोर होने पे क्या होता है उसका? उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? क्षरण कहते हैं। क्षरण मतलब घिसना, क्षरण मतलब घिसना, ओके ना। तो अंडरलाइन करो इसको, वातावरण से लेके क्षरण तक अंडरलाइन करो, ओके। तो हो गया परिभाषा क्षरण किसे कहते हैं, ठीक है। चलो मैं अब दिया लोहे पर जंग लगती है और लोहे पर जंग लगता है एवं उस पर लाल रंग की भूरे की परत जमाता है, ये लोहे का क्षरण है। तो अल्टीमेटली जो लोहे पे जो जंग लग रहा है, ओके, और ये जो जंग लगना और जो लाल चॉकलेटी रंग का भूरा है, यही क्या है? उस धातु का क्षरण है। क्षरण मतलब घिसना, क्योंकि वो जंग तो लग गया है, ठीक है। आप खाली हाथ से ऐसा करो तो उस पर जो पपड़ी होता है क्या था वो निकलने लगी है ना, ओके, तो उतना तो हट गया। अब मान लो लोहे की मोटाई 1 सेंटीमीटर मोटा था, अब वो परत चप गया है तो अगर हटाओगे तब थोड़ा सा कुछ तो कम होगा ना, ओके। ऐसे होते तो धीरे धीरे फिर अगली बार फिर घिसे, फिर क्षरण घिसा, मतलब उसका परत हट गया। देखते देखते एक दिन क्या होगा? वो गायब हो जाएगा। तो इसलिए अरे क्षरण धातुओं को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, अतः हमें, और नुकसान भी पहुंचाते हैं और प्लस कभी कभी दुर्घटना भी हो सकता है। कैसे? जैसे अब मान लो भाई रेलवे ट्रैक, अब रेलवे ट्रैक तो दिन भर धूप में ही रहता है, रात को बरसात अगर दिन में पानी पड़ रहा है, बारिश के टाइम में बारिश में भी रहता है ओपन, तो इसमें लगातार वो क्या होता है? हवा से ऑक्सीजन से क्रिया करता रहता है और ऑक्सीकरण होकर क्या आएगा? वो घिस जाएगा, और घिस जाएगा तो कभी कभी जो रेलवे ट्रैक एक उसका जो माप लेंथ है, ओके ना, वो उस दायरे में ही ट्रेन चलेगा। लेकिन वो घिसते 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 क्या आएगा? कहीं ऊपर नीचे होगा, कहीं ज़्यादा घिस गया, कहीं कम घिस गया आएगा, तो ट्रेन ऐसे ऐसे होगा, हाँ, ओके। और कभी कभी तो ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। वैसे वैसे नदी में नदी की तरह तो लोहे का बड़े बड़े ब्रिज होता है, आवाज़ आता है ना एकदम। गंगा नदी में पैसा डालते ना 1 रुपया, सिक्का डालत बनी हो, ओके ना। तो इसलिए उसको टाइम टाइम पे क्या करना पड़ता है? हमको ग्रीसिंग, ऑयलिंग करना पड़ता है, और पेंटिंग। आप पेंट क्यों लगाते हैं? ताकि लोहे का डायरेक्ट हवा या वायुमंडल से संपर्क ना हो सके, क्योंकि अगर लोहे का डायरेक्ट संपर्क होएगा तभी क्षरण होएगा। जब तक डायरेक्ट संपर्क नहीं होगा तो, क्योंकि हवा और ये लोहा और ये हवा है, इसके बीच में क्या है? वो लोहे का और रंग का कलर का परत है, या ऑयलिंग, ग्रीसिंग, ओके। इसलिए तो कभी रेलवे ट्रैक पे एक ट्रैक पे ट्रेन चल रहा है, दूसरे ट्रैक पे गैंगमैन लोग काम करते रहते हैं, ओके। वो खाली खड़ी पत्थर को अलग नहीं करते रहते हैं, और भी काम होता है ट्रैक पे ग्रीसिंग करना, ट्रैक पे ऑयलिंग करना। इसलिए क्या होता है? ताकि उस पर क्षरण ना हो, मतलब क्षरण तो होता है लेकिन धीरे धीरे होएगा, समझ में क्या? और इस तरह की कोई आकस्मिक दुर्घटना होने की संभावना ना रहे, इसलिए ऑयलिंग ग्रीसिंग किया जाता है, ओके। हम लोग भी दिवाली, ईद, अपने अपने त्योहारों में लोग करते हैं ना घर में कलर, तो ग्रिल और लोहे का दरवाजा वगैरह कुछ रहा तो उसको नहीं करते क्या? उसको तो पहले ही करते हैं, बाकी ना चलेगा, ओके। क्षरण एक अत्यंत गंभीर समस्या है, ओके। और यदि इसका अभ्यास हम अगले प्रकरण में करें वैसा छोड़ दो, तो क्षरण गंभीर समस्या यही, क्योंकि क्षरण होने की वजह से क्या आता है? एक तो लोहे का नुकसान हो रहा है, तो पैसे का भी नुकसान है, और इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा होता है, ओके ना। और दुर्घटना होगा तो धन और जन दोनों का नुकसान होगा, ओके।
अगले पेज पे आ जाता हूँ। बदबू, यहाँ पे ये बदबू जो आप लोग सोच रहे हो वैसा वाला बदबू नहीं है, ओके ना। कचरे के डब्बे के बाजू का बदबू वैसा वाला बदबू नहीं। एक क्या होता है, कभी कभी देखते हो जैसे अभी मान लो अभी बहुत लोग गांव चले गए थे लॉकडाउन में, अप्रैल मई में गांव चले गए रहेंगे और अब आए, ताला मार के गए थे, अब आए तो उनके घर में जो राशन वासन था सब लेके चले गए क्या? जब लॉकडाउन हुआ तो खाली ताला मार के गए ना। तब ये नहीं पता था कि 5-6 महीना रुकेंगे गांव में। तब तो चलो जल्दी भाई, उस समय महामारी फैल रहा था तो लोग निकल गए, जैसे चाहे वैसे निकल गए, ना सोचे ना समझे। और वो आए, मान लो अक्टूबर नवंबर में आए तो अप्रैल में गए, अक्टूबर नवंबर में, यानी कितना करीब 6 महीना तो हो गया। अब 6 महीने तक मान लो अगर घर में राई तेल रखे रहेंगे तो राई तेल तो 6 महीना पुराना ही था, और हो सकता है वो लोग पहले भी 1 महीना पहले लिए रहेंगे तो और 7 महीना पुराना होंगे। तो जो तेल है ना, अब उस पर जब तेल से खाना बनाओ, कभी देखते कुछ लोग तेल खरीदते घर, मतलब हम लोग, अगर वो पुराना, बहुत पुराना तेल रहेगा तो जब तेल डालोगे कढ़ाई में तो उसमें झाग झाग होने लगेगा। जब बहुत झाग होने लगता मतलब ना, समझने को तेल खराब तेल है ना। इसी को बोलते हम लोग बदबू। वो इसलिए होता है कि तेल लगातार डब्बे में रहने की वजह से। एक तो प्लस वो जो देखते हो जो बेचते किराना दुकान पे वो तेल, तो उनका लोहे का टीन का डब्बा होता है, ठीक है ना। कभी आजकल तो बहुत सारी पब्लिक एकदम थोड़ा समझदार हो गया, तेल अच्छा चीज़ का नहीं, सफोला गोल्ड, रिफाइंड या फॉर्चूना या यही आया यस, लेकिन सब लोग नहीं अफोर्ड कर सकते भाई, तो लोग लेते हैं। अब वो लोहे के टिन के डब्बे में, तो लोहे का टिन लोहा है, ओके, और तेल ऑक्सीजन और हवा। जब भी उसको खोलोगे डब्बा, जब जितनी बार भी खोलोगे उतनी बार उसमें हवा जाएगा ना। वो हवा लोहे से क्या करेगा? रासायनिक क्रिया करेगा, रासायनिक क्रिया करके जंग बनेगा, Fe2O3 और H2O बनेगा ना, ऑक्साइड। वो जंग का वो तेल में जो घुलता जा रहा है ना, बस यही क्रिया बदबू। और उसके बाद क्या होता है, जब तेल को पकाते हो तो तेल से अलग तरह का एक स्मेल आएगा और झाग बनेगा, और जो खाना वाना खाओगे तो एकदम अलग टाइप का ही उसका स्मेल टेस्ट रहेगा, ओके ना। उसी कहते हैं हम लोग बदबू। देखते हैं, जब पुराने बचे तेल का उपयोग भोज्य पदार्थ बनाने के लिए उपयोग किया जाता है इसे, तब इसमें से बदबू फैलती है। पुराना तेल, ऐसा तेल क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो पुराना तेल अभी, या कभी कभी आप लोग देखते हो 5 लीटर का डब्बा लेते तेल का, और डब्बा पुराना होने लगे तो उसका कलर देखो डब्बे का, कभी देखो रियलाइज़ किया हो क्या? एकदम पहले तो लेते तो डार्क रेड कलर या डार्क येलो कलर जो भी डब्बा आपका हो, लेकिन बाद में देखो तो वो धीरे धीरे एकदम लाइट होने लगता है, हल्का उड़, ऐसा लगता है कि कलर उड़ रहा हो उसका। देखिए ना, ये क्या है, कलर उड़ रहा है मतलब वाट, कलर उड़ नहीं रहा है, वो कलर का वो क्या हुआ है, उस तेल के साथ रासायनिक क्रिया हो रहा है, ठीक है ना। इसीलिए तेल को ज़्यादा दिनों तक इतना ही लो जितना मान लो महीना भर चल जाए अपना, या 15-20 दिन चल जाए, और फिर दूसरा ले लो। एक बार लेके उसका 4-5 महीने तक तेल को मत यूज़ करो, क्योंकि वो डब्बे से धीरे धीरे क्या करता है, रासायनिक क्रिया करता है, ओके। यदि इस तेल का खाना पकाएगा तो खाने का स्वाद भी बदलता है। स्वाद बदलता है क्या? स्वाद एकदम पसंद ही नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि सड़ा हुआ चीज़ बना हुआ रहेगा, ओके। तो जब तेल या घी को दीर्घ समय तक वैसा ही रहने देने या तले हुए पदार्थ को अधिक समय तक रखने पे हवा के कारण तेल या घी का क्या आता है, ऑक्सीकरण हो जाता है और उसका बदबूदार होता है। बदबूदार होना मतलब उसमें से झाग ऐसा झाग बनेगा जिससे लगता है उस पर आपने सर्फ डाल दिया हो, ओके ना। हम लोग तो अपने घर में रहते हैं, लेकिन जो कोई बुरा मत बना, ओ नकड़ू भाई क्या गरम गरम वड़ा पाव बनाते हैं, क्या टेस्टी है, हाँ क्या टेस्टी है। जितना हम घर में मतलब साफ़ सफाई हाइजीनिक और तेल के बारे में समझेंगे उतना वो लोग यूज़ करें, ऐसा करेंगे। वो लोग एक ही कढ़ाई में 3 बार 4 बार 5 बार कितनी बार बनाते मालूम नहीं, बच गया रहा तो अगले दिन भी बनाएंगे उसी में, बच गया तो फिर अगले बार भी उसी में डाल के बनाएंगे, ओके। फिर भी खाते रहते हैं, इससे देखो मुंह पे क्या क्या हो रहा है। तो जिस खाद्य पदार्थ में तेल या घी का उपयोग करते हैं उसके ऑक्सीकारक अवरोधक का उपयोग किया जाता है। ऑक्सीकारक अवरोधक मीन्स जब तेल को डब्बा बंद करते पैक करते हम लोग तो कोशिश करते कि उसमें ऑक्सीजन
इससे कभी आप कितने लोग 5 लीटर का गैलन तेल का लेते हैं, खरीदते हैं? घर में कोई है ऐसा? कोई नहीं है? क्या चूरन दे रहा मेरे को? हाँ डब्बा सर। हाँ वही 5 लीटर का। अच्छा आपका तो भाई हो, आपका तो बिजनेस है भाई, तो 15 लीटर ले, वही 5 लीटर 15 लीटर भी। तो देखो तो जो 5 लीटर वाला लिया रहेगा, अभी 15 का तो मेरे को मालूम नहीं भाई। तो 5 लीटर जब वो ढक्कन खोलोगे ना, तो ढक्कन के अंदर भी वो सिल्वर कलर का एक या कोई ऐसा रहता है, रैपर लगा रहता है, उसके बाद है तेल जैसा भी रहेगा, ओके ना। वो इसीलिए रहता है ताकि उसमें हवा ना जाए, क्योंकि हवा गया तब जो उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होएगा। हवा नहीं गया तब तक ऑक्सीकरण नहीं होता है। इसे बोलते हैं हवा, मतलब वायुरुद्ध बोतल। वायुरुद्ध बोतल मतलब है जिसमें वायु ना हो, ठीक है ना। तो जब जब तक वायु नहीं है तब तक उसका ऑक्सीकरण नहीं होगा और वो खराब नहीं होगा। खराब कब होएगा? जब उसमें हवा जाएगा तब। अब उसका घर पे लेके आया है तो खुलेगा ही सर, बिना खोले यूज़ करे क्या? तो खुलेगा यस। तो कोशिश करने हैं कि उसको जल्दी 15 दिन महीना भर में यूज़ कर लेने का, ओके ना, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आएगा टिप्पणी लिखो। टिप्पणी लिखो मतलब मालूम, शॉर्ट नोट्स टिप्पणी लिख लें बदबू पर। तो जब पुराने तेल, ऐसा मत लेगा हमारे यहाँ 2-3 कचरे की पेटियाँ हैं उसमें बहुत बदबू आते रहता है, ओके, इतना फेकोलॉजी मत करना। तो जब पुराने बच्चे जो तेल से भोज्य पदार्थ बनाया जाता है तो उसमें बदबू फैलता है, और इस तेल में खाना पकाया हो तो खाने का स्वाद भी, कभी कभी गली में देखते हो गए कुछ लोग बनाते थे तेल का स्मेल अलग ही एकदम, कुछ अलग घी का स्मेल या तेल का, वो एकदम नॉर्मल तेल की स्मेल से नहीं, तो ये बदबू। और उसमें खाने का स्वाद जो होगा ना नॉर्मली कसैला होगा। कसैला मालूम है, सुने हो कसैला? कड़वा जैसा, ओके, एकदम कड़वा जैसा ऐसा लगेगा एकदम टेस्ट इसका, ये है बदबू। तो जब तेल या घी को दीर्घ समय तक वैसा ही रहने दे, या तेल का जो पका हुआ चीज़ है, तेल से पकाते चीज़ है, उसको अगर ज़्यादा देर स्टोर करके रखो तो धीरे धीरे उसमें भी वो स्मेल आ जाए, क्योंकि वो ऑक्सीजन से क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, ओके। तो ये हवा के कारण तेल या घी का क्या था, ऑक्सीकरण होता है, इसे क्या करते हैं हम लोग, बदबू करते हैं, ठीक है बच्चों, बराबर है। बस बदबूदार हो जाता है, यहाँ तक टिक करो, बदबूदार हो जाता है, मिला कहीं पे? हाँ। उसके बाद क्या है, देखो लास्ट पॉइंट यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद उसके उपाय है कि इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो जिस खाद्य पदार्थ के तेल या घी का उपयोग करते हैं उसमें ऑक्सीकारक अवरोधक का उपयोग करना चाहिए। ऑक्सीकारक अवरोधक मतलब जो ऑक्सीजन से क्रिया ना कर सके, यानी ऐसे डब्बे में पैक करो जिसमें ऑक्सीजन से क्रिया करने की क्षमता कम रहे या ना रहे। समझ में आया? ऑक्सीकारक अवरोधक मतलब वो टिन का डब्बा यूज़ करो या ऐसा डब्बा यूज़ करो जिसमें ऑक्सीजन से क्रिया की संभावना कम रहे या ना रहे, ओके। और लास्ट पॉइंट क्या दिया है, हवाबंद डिब्बे में खाद्य पदार्थ रखने से खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण क्रिया मंद होता है। हवाबंद डब्बा जो पूरा ओपन ना हो। अब वो कोई हॉर्लिक्स का देखा, हॉर्लिक्स का डब्बा, या तो उसमें भी या तो एक सिल्वर कलर का पैकेट आएगा अंदर, या वो न्यूट्री चॉइस का बिस्किट, तो एक पहले अंदर से भी रैपर होता है सिल्वर का, ओके ना, कलर का। तो सिल्वर कलर का क्यों है, वो इसीलिए क्योंकि अगर ओपन रहेगा तो क्या होगा, वो हवा से क्रिया करके वो धीरे धीरे वो बिस्किट नरम हो जाएगा एकदम, इसलिए उसको रखा जाता है सिल्वर कलर पैकेट में ताकि वो हवा से क्रिया ना कर सके। ये सब चीज़ है हवा बंद डब्बा। हवा बंद डब्बे में खाद्य पदार्थों को रखते तो जल्दी ख़राब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हवा से क्रिया करेगा लेकिन वो धीरे धीरे करेगा, मंद गति से क्रिया करेगा, ठीक है। तो लास्ट का 2 पॉइंट है कि बदबूदार से कैसे हम बचा सकते हैं चीज़ों को। तो पहला क्या बताने का कि जिस खाद्य पदार्थ को तेल या घी में रखते हैं, उपयोग करते हैं, उसमें क्या करना चाहिए, ऑक्सीकारक अवरोधक का उपयोग करना चाहिए। और हवा बंद डब्बे का उपयोग करने से क्या होता है, खाद्य पदार्थ को ऑक्सीकरण की क्रिया मंद होता है। ये जो लास्ट का 2 लाइन है ये है बदबूदार से कैसे बचाना चाहिए, बचाओ। तो यहाँ साइड में लिख दो बदबूदार से बचाओ। ये जो 2 पॉइंट है ना, यहाँ इधर पे बदबूदार से बचाओ या बदबू से बचाओ। समझता मैं क्या बोल रहा हूँ? लिख दिए सब लोग। आखिरी 2 पॉइंट जो था आंसर वो आएगा कैसे हमें खाद्य पदार्थों को बदबू से बचाना चाहिए। समझता है? मैं पूछूंगा कि खाद्य पदार्थों को बदबू से कैसे बचाना है, तो लास्ट का 2 आंसर है, ओके।
बदबू किसे कहते हैं, तो पहला 3 लाइन। ठीक, पॉज करो सर इसको। पहला वैज्ञानिक कारण क्या है बच्चों, चूने के पत्थर को गर्म करने पर निकलने वाली गैस को ताज़ा चूने के पानी में प्रवाहित करने पर उस चूने का पानी दूधिया हो जाता है। आप लोग डिस्टेम्पर सुने ना, डिस्टेम्पर कलर पेंट माने, डिस्टेम्पर नहीं सुने क्या यार, बस क्या यार, डिस्टेम्पर कलर करते ना। अब तो डिस्टेम्पर आ गया है, पहले चूना आता था, वो खाने वाला चूना नहीं, कलर करने के लिए भी पत्ता 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 ऐसा, तो उसको पानी में डालते थे, फिर वो पिघलता था, घुलता था उसमें, फिर उसको घोलते थे, फिर कलर बनता था। अभी वो पीओपी में भी होता है सही। ये चूने का पत्थर, तो चूने का पत्थर जो है उसको बोला कि गर्म करने पर और फिर उसको पानी में डाला जाए तो उसका रंग दूधिया यानी वाइट रंग का हो जाता है। ओके ना, क्यों ऐसा होता रहेगा, तो चूने के पत्थर को जब गर्म करते हैं हम लोग, चूने के पत्थर को जब गर्म करोगे तो उसका अपघटन होता है। क्या होता है, उसका अपघटन होता है, और उससे बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। जब चूने के पत्थर को हम लोग गर्म करते हैं तो 2 चीज़ बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ओके, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है ना, चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पाइप के माध्यम से चूने के पानी, कोई बर्तन ले लो, उसमें चूने का पानी रहे, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालो, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड उस चूने के पानी में जाएगा, वो सफ़ेद रंग का क्या बनाएगा, अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो चूने के पानी में जाने के बाद क्या बनाता है, सफ़ेद रंग का, कौन है भाई ये, सफ़ेद रंग का कैल्शियम कार्बोनेट, अघुलनशील। अघुलनशील मतलब जो पानी में नहीं घुलता है। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और चूँकि कैल्शियम कार्बोनेट का जो रंग होता है ना, वो वाइट रंग में होता है, इसलिए पूरे पानी का रंग कैसा हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। अगर कोई सफ़ेद चीज़, पानी क्या है, उसमें जो जिस रंग का मिला हो वही उसी रंग का रूप होएगा ना। वो उसमें पीला रंग मिला तो पीला रंग हो जाएगा, वाइट रंग है तो वाइट रंग हो जाएगा। इसलिए पूरा पानी कैसा दिखता है, दूधिया दिखता है, नहीं वाइट। अरे देखो दूधिया है ना, दूध है। ओके ना बाबू। तो क्वेश्चन था, चूने का पानी में कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या होता है, पानी का रंग दूधिया क्यों होता है। तो मेन पॉइंट है, जब चूने के पत्थर को गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसका अपघटन होता है। अपघटन होकर क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक गैस जब चूने के पानी में प्रवेश करता है तो क्या होगा, उसका तुरंत क्रिया होता है, क्रिया होकर क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, सफ़ेद रंग का कैल्शियम बना। उस सफ़ेद रंग की वजह से पूरा पानी भी क्या हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, नहीं दूधिया हो जाता है। समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। मेन पॉइंट है, गर्म करने पर चूने के पत्थर को तवे पर, कढ़ाई पर रखो और गर्म करो। तो जब गर्म करोगे तो धीरे धीरे वो पिघलने लगेगा, और पिघल कर अलग होकर कार्बन, एक तो पहले तो कैल्शियम ऑक्साइड का परत चूर्ण चूर्ण जमा हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है चूँकि तो ऊपर उड़ेगा। अब चूँकि घर में नहीं करना, लेबोरेटरी में होता है, तो परख नली और में एक पाइप के माध्यम से क्या करते हैं, चूने के पानी में उस गैस को लेके जाओ। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड उस पानी में पहुंचेगा तो क्या बनाएगा, सफ़ेद रंग का कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। और कैल्शियम कार्बोनेट का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है, इसलिए पूरे पानी का रंग भी सफ़ेद हो जाएगा। ओके, कुछ समझता है मैं क्या बोल रहा हूँ सर जी, आपको समझता है, बाकी लोगों को समझ में आवत बनी कुछ क्या मैं पका रहा हूँ। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, शाहबादी फर्श के टुकड़े हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालने पर जल्दी अदृश्य नहीं होता है, जबकि उसके चूर्ण डालने पर जल्दी अदृश्य। मैंने आपको 5 कारक बताया था, रासायनिक समीकरण की क्रिया होने के लिए 5 कारक है, उसमें एक आकार भी था। किसी भी धातु जो अभिकारक पदार्थ डालते हैं, ओके ना, तो अभिकारक पदार्थों का धातु का आकार जितना छोटा, जैसे अब मैंने उसका एग्जाम्पल भी उस टाइम बोला था, आलू, हम लोग यूपी बिहार वाले ना यहाँ पे, ओके, चोखा वोखा बनाते ही ना, ओके, तो बड़ा बड़ा आलू रहता है तो क्या करते हैं, वैसे डाल लेते, वो पकेगा जल्दी,
काट के डालते ना सब लोग ना, ऐसे ही करते ना भाई। खाली वो लखनऊ वाले यास्मीन मालूम नहीं, यास्मीन सुनिए चोखा नहीं जो भरता उरता भरता सुनिए ना। अरे बस आपने लखनऊ वाली है रे। ओके, तो आलू का भरता होता है तो आलू क्या बड़ा इतना बड़ा बड़ा इतना डाल देती है, वो पकेगा ही नहीं जल्दी, तो काट के डालते हैं, ठीक ना। और आलू दम भात भाई पूरा एकदम क्या है, तो वैसा ही। तो कोई भी धातु का अगर जब आकार छोटा रहे, जितना आकार छोटा होगा वो उतना जल्दी क्रिया करेगा, तो उसकी रासायनिक क्रिया गति तेज होएगा। और जितना बड़ा आकार रहेगा उसकी रासायनिक क्रिया गति मंद होगा। मिस्री सुने, मिस्री वो मराठी लोग मुँह धोते, वो मिस्री नहीं, चीनी, अक्खा शक्कर बोलते हैं। ओके, अब वो अक्खा शक्कर डालो पानी में और दूसरे बर्तन में शक्कर डालो पानी में, कौन जल्दी घुलेगा? शक्कर जल्दी घुल जाएगा, क्योंकि वो अक्खा पत्ता तो पत्थर जैसा लगता है, वो घुलेगा नहीं जल्दी, टाइम लगेगा उसको घुलने में, बराबर ना। यानी आकार जितना छोटा होगा उतना जल्दी रासायनिक क्रिया होएगा, बराबर है। बस, तो अभिक्रिया की दर अभिकारकों के कणों के आकार पर निर्भर करता है। किसी भी अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया कितना तेजी से होगा या मीन धीरे होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? कणों के आकार पर, बराबर है। अब कणों का आकार जितना छोटा होगा रासायनिक अभिक्रिया की दर उतना तीव्र होगा। बच्चे जितने छोटे होंगे उतने लतखोर होंगे, मस्ती करेंगे बहुत। बड़े होने का धीरे धीरे समझदार होने लगते ना, 1 2। ओके, तो शाहबादी फर्श के की जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं हम लोग, शाहबादी पत्थर मतलब संगमरमर, टाइल्स, मार्बल सुने ना, उसी को बोलते शाहबादी पत्थर। ओके, उसके फर्श के जो टुकड़े हैं, टुकड़े की तुलना में उसके चूर्ण, टुकड़ा एक डालो और एक चूर्ण उसको महीन पीस दो, तो जो पिसा हुआ रहेगा वो जल्दी रासायनिक क्रिया करेगा। ओके, तो उसके चूर्ण के साथ तीव्र रासायनिक क्रिया करता है, इसीलिए शाहबादी फर्श की तुलना में चूर्ण जो था तुरंत अधिक, क्योंकि अभी पत्थर है वो तो रासायनिक क्रिया स्लो कर रहा है, तो इसलिए हमको दिखाई देगा। और जो महीन चूर्ण है तुरंत रासायनिक क्रिया कर लिया तो तुरंत वो क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, इसलिए वो अदृश्य हो जाता है। गायब हो जाना मतलब रासायनिक क्रिया कर लिया हो और कोई और रूप में बन गया रहेगा। ओके, तो कोई भी तत्व का आकार जितना महीन या छोटा होगा उसकी क्रिया की दर उतना तेज होएगा, और जब रासायनिक क्रिया की गति तेज होगा तो वो चीज़ हमको दिखने को जल्दी नहीं मिलेगा, जल्दी से गायब हो जाएगा। इसी को तांत्रिक बाबा चोर लोग सब बोलते जादू हो गया। हाँ, ओके, वो सब छिड़कते ओम नमः शिवाय स्वाहा, गायब क्या, ये सब रासायनिक क्रिया सब है। ओके ना, पत्थर डालने बोलो, बाबा ये पत्थर फेंको तो इसके अंदर गायब होता क्या देखते, तो बाबा गायब हो जाएंगे। ओके, ठीक है बच्चों लोग। उसका ई वाला आंसर जो है उसका मैं कल बताऊंगा आपको। अभी बड़ी ही देखो, खाद्य तेल को अधिक समय तक संग्रहित करने के लिए हवा बंद डब्बे का उपयोग करना चाहिए। अभी किया ना, टिक मार्क किए थे लास्ट में 2 पॉइंट। हवा बंद डब्बे, क्योंकि हवा जब बंद मतलब उसमें हवा नहीं जाना चाहिए। जब मेन तक प्रॉब्लम क्या है, हवा का ही तो है कि जैसे हवा गया वैसे क्या होगा, उसका रासायनिक क्रिया हो जाएगा और ऑक्सीकरण हो जाएगा ना। तो अगर ऑक्सीकरण से बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसमें हवा नहीं जाना चाहिए, तो आपको ऐसा उसको सील बंद करना पड़ेगा कि उसमें हवा प्रवेश नहीं करना चाहिए। सील बंद सुने ना, उसको पैक करना। ओके, तो यदि खाद्य तेल को दीर्घ काल तक रखा जाए तो क्या होता है, उसका स्वाद और गंध दोनों बदल जाता है, बराबर बच्चों। और इससे क्या होता है, वो बदबूदार हो जाता है। ठीक है, अतः अगर बदबू को रोकना है या उससे बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीकारक अवरोधक। ऑक्सीकारक अवरोधक का मतलब अवरोध मतलब रुकावट। आपको ऐसी चीज़ों का उपयोग करना पड़ेगा जिसमें ऑक्सीजन क्या हो, रुक जाए, यानी ऑक्सीजन अंदर प्रवेश ना कर सके। ओके, ऐसी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। तो अतः खाद्य तेल को दीर्घ समय तक हवा बंद डब्बे, अब क्यों मान लो जैसे डी मार्ट है, वो लोग 200 तेल का डब्बा एक साथ खरीदते रहेंगे, और ज़रूरी कि आज खरीदा कल ही बिक जाएगा मेरा पूरा। कई दुकानों में तो डब्बा 2-2, 3-3, 4-4 महीने से रखा रहता है, तो ख़राब नहीं होता रहेगा, क्योंकि उस पर जो सील ऊपर अंदर पैक है वो ढक्कन के अंदर, उसकी वजह से हवा उसके अंदर नहीं जा रहा है, क्योंकि जब खुलेगा तब हवा जाएगा, बराबर ना। इससे जब तेल खरीद रहे हो तो देख लेना कि कहीं डब्बा का ढक्कन को चूहा हुआ या कोई खुद ने किसी दुकान वाले नहीं तो मतलब समझ गए ना। हाँ, यस, तो खाद्य तेल को दीर्घ समय तक हवाबंद डब्बे में रखा जाए ताकि तेल का क्या हो, ऑक्सीकरण ना हो और तेल सुरक्षित रहे। समझता बच्चों? पॉज कीजिए सर।